नमस्कार मित्रों, आपका अपने चैनल बीपीएस हिंदी क्लासेज में एक बार पुनः स्वागत है। मैं दामोदर शर्मा एक नया बिंदु लेकर आपके समक्ष पुनः हाजिर हूँ। आज का जो विषय चल रहा था अपना पुराना कि वो बिंदु है छंद। छंद के बारे में हमने जो है पिछले वीडियो में कुछ पढ़ा था, उसका मैं एक बार दोहरान कर देता हूँ ताकि हम आगे बढ़ सके। छंद के अंतर्गत हमने छंद के अंग पढ़े थे। छंद के अंगों में हमने वर्ण, मात्रा, संख्या या क्रम, गति, यति, चरण, तुक एवं गण, इस प्रकार ये छंद के अंग पढ़े थे। और आज के वीडियो में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह इसी के आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे आज छंद के प्रकार। आज पढ़ेंगे हम छंद के प्रकार। छंद के प्रकार जो है मुख्य रूप से, छंद के जो प्रकार है वह मुख्य रूप से दो होते हैं। उसमें मात्रिक और दूसरा है वर्णिक। अब इसको समझिए। मात्रिक छंद जो है अर्थात मात्रिक छंद में नाम से पता है, इसमें मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। इसमें मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। अब देखिए मात्राओं की संख्या कैसे निश्चित होती है, मात्राएं कैसे लगाई जाती है, उसका आपको इसमें विस्तार से बताया जाएगा, उसका अध्ययन कराया जाएगा। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक हमसे मात्रा लगाना नहीं आएगी तब तक हमारा छंद पढ़ना बेकार रहेगा। इसलिए मात्रा कैसे लगती है इसको मैं विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से इस वीडियो में बताना चाहूंगा और आप भी ध्यान से देखते रहिए और समझते जाइए कि मात्राएं किस प्रकार लगाई जाती है। तो पहले मैं इसको मिटा देता हूं, उसके बाद में हम मात्राओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमने छंद के प्रकार पढ़े, मात्रिक और वर्णिक। मात्रिक में क्या होता है, मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। अब देखिए आगे मात्राएं कैसे लगाई जाती है। देखो मित्रों, अभी हमने इसके अंग पढ़े थे, वर्ण और मात्रा। अंगों में भी आता था, उससे मैंने संक्षिप्त रूप में बताई थी और एक बार पुनः मैं बता देता हूं। वर्ण जो है उसको दो भागों में बांटा गया है, ह्रस्व और दीर्घ। अब हमको याद है कि छंद में केवल स्वर को देखा जाता है या स्वर के अलावा स्वर से युक्त जो व्यंजन है उनकी गणना की जाती है, अन्य की नहीं की जाती है। ह्रस्व के अंतर्गत अ, ई, उ और री, ठीक है। और दीर्घ के अंतर्गत है आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ और अंग और अ। अर्थात हम जो इन शब्दों में ये जो व्यंजन आते हैं, ये जो स्वर आते हैं या इनसे बनने वाले जो भी शब्द है, जैसे इससे हमने बना दिया क, ऐसे, ई से बनाया की, उ से बनाया कु, री से बनाया किनी, ठीक है। इसी प्रकार इनसे अगर हम बनाए, इनको मैं इधर लिख देता हूं अंग और विसर्ग का। ये विषय अनुस्वार है, ये विसर्ग है। इनको स्वर से के मानक रूपों में नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी अपन को छंद की दृष्टि से ध्यान रखना पड़ेगा, अंग और अब देखिए इसमें जैसे हमने लिख दिया का, की, कु, के, कई, को, कऊ, कम, कह, इस तरह
अब ये जो पंक्ति है प्रथम ह्रस्व जो स्वर है या व्यंजन है उसके अंतर्गत हम लगाते हैं लघु की मात्रा। लघु की मात्रा का चिन्ह ये होता है और इसके अंदर लगाते हैं गुरु की मात्रा और गुरु की मात्रा का चिन्ह ये होता है। मतलब इसको हम दूसरे रूप में लघु और गुरु इस प्रकार का नाम हम दे देते हैं छंद में। लघु की मात्रा ये और गुरु की मात्रा ये होती है। इसकी गणना 1 में की जाती है, इसकी गणना 2 में की जाती है। ठीक है, अब देखिए कैसे लगाते हैं मात्रा। अब मान लो मैं विभिन्न उदाहरण आपके देता हूं कि कमल, हमने लिखा कमल, क में कौन सी मात्रा है? ए की, तो ह्रस्व अर्थात लघु की मात्रा लगेगी, ये लघु की मात्रा लगा दी। मैं में भी ए की मात्रा है इसलिए इसमें भी लघु की लग जाएगी, इसमें भी लघु की लग जाएगी। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण मान लो हम ले यति, यति में ये ए की मात्रा है, इसमें हमने एक लगा दिया। तय के छोटे ई की मात्रा ह्रस्व की है, ये ह्रस्व यहाँ पर आता है तो इसमें भी ये लग जाएगी। इसमें देखते हैं अपन तो कुल कितनी मात्रा लग गई? 3, 1 2 और 3। इसमें कितनी लगी? 1 2, 2 मात्रा लग गई। ठीक है, अब मान लो हमने लिखा कामना, कामना, कामना में क्या करेंगे? क की कौन सी मात्रा लग रही है? आ की, तो ये हो गया, ये आ की मात्रा होने का गुरु की मात्रा लगेगी। ठीक है, ए की मात्रा लग रही है लघु और ये आ की मात्रा गुरु। अब ऐसे मान लो हृदय लिखा अपन ने, हृदय, हृदय के अंतर्गत क्या हुआ? हृदय के अंतर्गत ये री, ये वाला री री हृदय, 1 1 1, कुल कितनी मात्रा हो गई? 3। इसमें कुल कितनी मात्रा हो गई? 2 1 3 और 2 5 मात्रा। ठीक है, अब मान लो हम लिख रहे हैं ओस डाले, ओ से धा ले, ओस डाला में लगानी है मात्रा। औ का हिसाब है यहां पर, औ किसमें है? दीर्घ में, अर्थात गुरु की मात्रा लगानी है, तो गुरु की मात्रा लगा दी। ठीक है, से ए की मात्रा लग रही है इसलिए इसमें लघु की मात्रा लगा दी। ध के आ की मात्रा लग रही है अर्थात कौन सी लगाएंगे? गुरु की मात्रा, बिल्कुल सही। यहां पर ए की मात्रा ये और ये भी लघु, कितनी हो गई पूरी? 2 1 3 2 5 और 1 6 और 1 7 मात्रा इसके अंतर्गत हो जाती है। और ले लेते हैं हम कुछ उदाहरण। देखो एक लिया आपने स्मरण। अब स्मरण में देखो मैंने पहले कहा था कि इसमें केवल स्वर या स्वर से युक्त व्यंजनों की गणना होती है मात्राओं के अंतर्गत, और किसी की नहीं होती। ये सिर्फ जो स है इसमें कोई स्वर नहीं है, अधूरा है, इसलिए इसको अपन अभी नहीं गिनेंगे। इसके बाद में 1 2 और 3 तीनों की मात्रा हो जाती है। कुल इसमें कितनी मात्रा रही? 3। ठीक है, इसी प्रकार हम लिखे स्मृति, इसमें लगाए तो किस प्रकार लगेगी? अब देखिए ये क्री, 1 लगा दी, 1 लगा दी, 2 मात्राएं हो गई। अब एक और बात बताना चाहूंगा मैं, ये तो हो गई हमारे इनके आधार पर हम मात्रा कैसे लगाते हैं। ठीक है, एक चीज और है वो भी आगे मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल इनका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं इनको मिटाने वाला हूं। ठीक है, अब यहां से मैंने इनको उदाहरणों को मिटा दिया। अब आगे लेते हैं अपन बिंदु कि मान लो हंस, हंस और हंस, 2 शब्द आ गए, हंस और हंस। एक चीज हंस यहां पर आ गया, अंग है कम, दीर्घ में आ गया तो इसके तो हम लगाएंगे दीर्घ और इसके लगाएंगे लघु। कुल मात्रा हो गई 3। और एक चीज और है कि चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु वाले जो शब्द है
वाले वर्णों में हमेशा चंद्र बिंदु जिसके लग रहा है उसमें चंद्र बिंदु की वजह से कोई दीर्घ मात्रा नहीं होती है, कोई गुरु मात्रा नहीं होती है। जो चंद्र बिंदु वाले वर्ण है उन वर्णों में हमेशा चंद्र बिंदु पर ध्यान नहीं दिया जाता, उन वर्णों के आधार पर मात्रा लगती है। तो चंद्र बिंदु वाले वर्ण जो भी है, अगर इसमें चंद्र बिंदु वाले वर्णों में ये मात्रा लगेगी गुरु लघु की। कैसे? अगर ये होता हस है तो ए और ए, लघु और लघु। अगर मान लो ये हास होता, हास ऐसे होता मान लो, तो ऐसा नहीं है चंद्र बिंदु आ गई तो इसके गुरु लघु लगाएंगे, इसके लघु नहीं लगे, फिर तो इस चंद्र बिंदु को ये मानो कि इसकी कुछ मात्रा होती नहीं है। इसके नीचे वाले वर्ण के हिसाब से हम ये आ की मात्रा लग रही है तो ये हो जाता है। ठीक है, आज कुछ इसके अनुसार मात्रा लगती है, कुछ हम इस प्रकार की चंद्र बिंदु वाला अगर वर्ण है तो चंद्र बिंदु की वजह से कोई मात्राओं में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, अगली बात आती है, कई बार संयुक्त अक्षर आ जाता है। संयुक्त अक्षर कैसे होता है? जैसे हमने संयुक्त अक्षर के अंतर्गत की कोई भी संयुक्त अक्षर आता है, संयुक्त अक्षर, तो संयुक्त अक्षर के पूर्व वाले वर्ण में गुरु मात्रा लगाई दी, गुरु की मात्रा लगा दी जाती है। गुरु की मात्रा लगा दी जाती है। जैसे अब मान लो हमारे पास आ गया कि जो सना, क्या शब्द है? ज्योत्सना। अब हमारे यहां पर देखो, इसको हमने टुकड़े किए, ज, ये, ओ, त, स, न और आ, ज्योत्सना। तो ज्योत्सना में अब देखिए, इस से कोई मतलब है नहीं, स्वर है ही नहीं इसके अंदर स्वर नहीं है। यहां पर ये स्वर इसको मिलाया तो इसकी मात्रा हो गई ए, गुरु। इनको हमने देखा तो इनको मिलाकर के स्वर यहां पर है, इसकी लगा दी गुरु। दोनों की मिला के दो गुरु अर्थात 4 मात्राएं हो गई। अब ऐसा ही अब मान लो उन्नयन शब्द आ गया। उन्नयन शब्द आधा न उसके पहले, तो अर्थात इसकी मात्रा हो गई दीर्घ, इसकी मात्रा लघु, इसकी लघु, इसकी लघु और उसकी गुरु। इस तरह का ये उदाहरण हो जाता है। देश प्रेम लिखा, मान लो देश प्रेम, इसका विग्रह किया हमने, द, ए, स, प, र और प्रे, मैं, देश प्रेम। तो देश प्रेम में देखे लघु, दीर्घ, गुरु। अब यहां पर से के, वैसे तो एक गुरु लघु लगती, लेकिन ये आधा प आने की वजह से यहां पर स में कौन सी हो गई? गुरु की मात्रा। ठीक है, अब यहां पर ये तो गुरु लगी गया और ये इस प्रकार ये मात्रा लग जाती है। तो और कई शब्दों से हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। जैसे चांद लिखा हमने, चांद, चांद में क्या करेंगे? आ की मात्रा है, इस पे ध्यान देना, चंद्र बिंदु पर नहीं, आ की मात्रा है तो ये और ये 3 मात्रा हुई कुल। ठीक है, अब ये हो गया हमारे। हम मात्राओं को आशा करता हूं ठीक प्रकार से पहचान जाएंगे।
किस प्रकार हमको मात्रा लगानी, क्योंकि कोई भी छंद का उदाहरण मिलेगा हमको परीक्षा में, किसी भी प्रकार का छंद का उदाहरण देते हैं तो हमको उसकी मात्राओं की गिनती कर करके और हम पता लगाएंगे इसमें मात्रिक छंद है तो कौन से वाला छंद है। उन मात्राओं के आधार पर ही हमको पता लगाना पड़ेगा कि मात्रा कौन सी, मात्रा इतनी मात्रा की संख्या है तो वो कौन सा छंद उसको माना जाएगा, कहां पर कितनी मात्रा के बाद नियति आ रही है। उन सब चीजों को उसके आधार पर जब तक मात्रा लगाना नहीं आएगी तब तक हम पता नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये मात्रा लगाना हमको आना चाहिए। अब दूसरा प्रकार आता है अपने छंद का, वो होता है वर्णिक। दूसरा प्रकार कौन सा आ गया छंद का, वह आ गया वर्णिक। वर्णिक छंद में, वर्णिक छंद ये दूसरा प्रकार। पहला प्रकार अपन ने पढ़ा था मात्रिक और दूसरा प्रकार हो गया वर्णिक। वर्णिक में क्या होता है, वर्णिक में हम देखें कि वर्णों की मात्रा निश्चित रहती है, उसमें मात्राओं की संख्या निश्चित रहती है, इसमें वर्णों की संख्या निश्चित रहती है। वर्णों की संख्या निश्चित रहती है कि उसमें मात्राओं को नहीं देखा जाता, वर्ण गिनते हैं हम कि कितने वर्ण हो गए। यहां पर जैसे लिखा हमने सदाबहार, सदाबहार, तो अगर ये वर्णिक छंद होगा तो हमको इनकी मात्राओं से कोई लेना नहीं है। 1 2 3 4 5 वर्ण हो गए, केवल सीधे वर्ण की गिनती करनी होती है। ये होता है वर्णिक छंद। वर्णिक छंद में एक चीज है, इसके दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार में हम माने कि दो प्रकार होते हैं वर्णिक के प्रकार। इसके अंतर्गत एक हो गया साधारण और दूसरा होता है दंडक। साधारण में क्या होता है, साधारण में 1 से लेकर 26 तक, 1 से लेकर 26 तक वर्ण हो सकते हैं, वर्ण होते हैं। 1 से लेकर अगर 26 तक के वर्ण है तो उसको हम साधारण वर्णिक कहेंगे, और 26 से अधिक है, अगर 26 से अधिक है तो उसको क्या कहेंगे, दंडक कहेंगे, उसको हम बोलेंगे दंडक। तो अगर 1 से 26 है तो उसको वर्णिक, और 26 से अधिक वर्ण है तो उसको हम दंडक कहेंगे। तो ये दो प्रकार हमने पढ़े छंद के, मात्रिक और वर्णिक। और मात्रिक के अंतर्गत हमने मात्राएं किस प्रकार लगाई जाती है उन सब का भी हमने विस्तार से अभ्यास किया। और भी कई प्रकार के शब्द आप चयन करके उनमें मात्रा लगाने का अभ्यास कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में जब तक आप मात्रा नहीं सीखेंगे तब तक अन्य जो मैं उदाहरण लिखूंगा कई छंदों के, मात्रिक छंदों के, तो हम थोड़ा उसको समझने में हमको परेशानी हो सकती है। इसलिए जब तक अगला वीडियो आए तब तक मैं चाहूंगा कि आप मात्राओं का सही प्रकार से अभ्यास कर लेंगे। आशा करता हूं आपके जो आज का बिंदु मैंने पढ़ाया वो समझ में आया होगा। अगर निश्चित रूप से आपके समझ में आया तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं, तथा इस चैनल को अगर आप अभी अभी इस चैनल में नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब भी अवश्य करें, ताकि आने वाले वीडियो तुरंत आप तक पहुंच सके। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।